नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। आज के बिहार स्पेशल एपिसोड नंबर 3 में हम आपसे बिहार के महापुरुषों के बारे में बात करेंगे और इस कड़ी में आज हम सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में जानेंगे। साथ में बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में जानेंगे और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में जानेंगे और साथ में हमारे आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को टीआरई 4 में ज़रूर मिलेंगे। और हम आपके लिए जो एपिसोड्स चला रहे हैं, इससे पहले 2 एपिसोड आपके हो चुके हैं बिहार स्पेशल के, आप उनको भी देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट आपका बिहार स्पेशल का बना लिया गया है, उसको अच्छे से आप सभी लोग सेव कर लीजिएगा एक जगह पर, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और साथ में टेलीग्राम चैनल जो हमने नया आप सभी के लिए बनाया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको, जो नया हमने बनाया है 2 से 3 दिन पहले, उसी नए टेलीग्राम चैनल में आप सभी को ये सारे नोट्स जो आप यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं, इन सभी के नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस कड़ी में सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना है, 1871 से 1950 तो इनका टाइम पीरियड रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 1894 में इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने द बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था। अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। और द बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा महेश नारायण। तो महेश नारायण बिहार टाइम्स के संपादक थे और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार टाइम्स के संस्थापक थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ने 1894 में द बिहार टाइम्स अखबार शुरू किया था। 1906 में द बिहार टाइम्स का जो नाम है वो बदलकर बिहारी कर दिया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि इसी बिहारी अखबार या बिहार टाइम्स अखबार के माध्यम से सच्चिदानंद सिन्हा बिहार आंदोलन चला रहे थे। बिहार आंदोलन का मतलब है कि बिहार को बंगाल से अलग करने का जो आंदोलन है वो इसी अखबार के माध्यम से चला रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए किए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इस आंदोलन का या बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्हीं के फल, इनके और इनके सहयोगी के जो मेहनत थी, उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार प्रांत के पृथक्करण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और साथ में 1910 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बंगाल विधान परिषद के लिए चुना गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल विधान परिषद के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 1910 में। फिर यहाँ से इन्होंने अपना जो प्रयास था उसको तेज कर दिया। अंततः इनके प्रयास से 12 दिसंबर 1911 को, आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली दरबार लगा था, जिसको हम तीसरा दिल्ली दरबार कहते हैं। उस समय सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए हुए थे और 12 दिसंबर 1911 को एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। और उस महत्वपूर्ण घोषणा में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। पहली जो घोषणा थी वो संबंधित थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और जो दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई थी वो संबंधित थी बिहार से। और उस दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा में बात करें तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप जानते हैं, 1910 से 16 के बीच में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल रहे हैं। और इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था, 12 दिसंबर 1911 को। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को सबसे पहले दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। अभी घोषणा किया गया है कि ऐसा किया जाएगा। फिर इसके बाद अगला कड़ी आता है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर दिया गया। अभी ध्यान रखिएगा, अलग कर दिया गया है ऑफिशियली। पहले घोषणा किया गया कि आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया, और इस समय कागज में अगर हम बात करें, कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में, तो उस हिसाब से यहाँ पर 22 मार्च 1912 वो डेट था जब अंततः बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। इसी की याद में, ध्यान रखिएगा, इसी की याद में हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को। इस बार भी 22 मार्च को बिहार दिवस आयोजित होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 17वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किया गया था आधिकारिक रूप से, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन
ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार यानी बिहार एक नए प्रांत के रूप में कब अस्तित्व में आया था, ये सवाल 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1912। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले आपको लग रहा था कि 22 मार्च आंसर होगा इस पॉइंट का, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 22 मार्च को पृथक किया गया है, अलग कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1912 को अंततः नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आ गया है। क्लियर है। और जो नया प्रांत बिहार आया था, अकेले बिहार ही नहीं था, बिहार के साथ में उड़ीसा भी था, बिहार और उड़ीसा भी साथ में था। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी, पटना थी। तो पटना राजधानी के साथ में बिहार और उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1912 को। क्लियर है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बिहार के जो प्रथम उपराज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार के प्रथम उपराज्यपाल बने थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। उपराज्यपाल शब्द का ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको शॉर्ट में एलजी भी बोलते हैं। जैसे दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हिंदी में उपराज्यपाल बोलते हैं। तो उस समय उपराज्यपाल का पोस्ट था। तो बिहार के प्रथम उपराज्यपाल थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। 1 अप्रैल 1912 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तब यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 1935 का जब अधिनियम आया, तो 1935 के अधिनियम के बाद सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के पहले गवर्नर बने थे। और कब बने थे ये, तो उड़ीसा से बिहार प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के गवर्नर बने थे 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग कर दिया गया था। या बिहार और उड़ीसा जो पहले एक साथ में थे, उनको 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। इसीलिए हम 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा दिवस मनाते हैं या उत्कल दिवस मनाते हैं। उड़ीसा दिवस को हम उत्कल दिवस बोलते हैं। तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस हम कब मनाते हैं, 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार दिवस नहीं माना जाता है। बिहार दिवस कब माना जाता है, 22 मार्च 1912 को। उड़ीसा दिवस कब माना जाएगा, 1 अप्रैल 1936 को। फाइनली 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत ही बचा, उड़ीसा भी अलग हो गया। और बिहार प्रांत जब एकदम से अलग हो गया, तो इसके जो गवर्नर, इस बार गवर्नर बनाए गए, राज्यपाल बनाए गए, कौन थे राज्यपाल, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, 1 अप्रैल 1936 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री भी थे आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत से पहले ही वो मुख्यमंत्री थे, 1946 से ही थे। और साथ में आज़ाद भारत के भी वही थे। लेकिन जब यहाँ पर आपसे गवर्नर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बिहारी अखबार के बारे में देखा था कि 1906 में बिहारी के नाम से जाना जाता था। तो बिहारी जो अखबार था वो जब बंद हो जाता है, तो बिहारी अखबार के बंद होने के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, चूँकि बिहारी अखबार, हमने आपको बताया कि बिहारी अखबार का काम क्या था, तो बिहारी अखबार के माध्यम से बिहार आंदोलन को चलाया जा रहा था। यानी बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग करने की बात की जा रही थी, उसी के लिए आंदोलन चलाया जाता था। अब जब 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य अस्तित्व में आ गया, तो इसकी जरूरत तो अब रहेगी नहीं। तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ने एक नया अखबार स्टार्ट किया 1918 में पटना में, जिसका नाम था सर्च लाइट। तो सर्च लाइट अखबार की स्थापना किसने की थी या शुरुआत किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर एक पुस्तक है द पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार। ये पुस्तक है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इनके जो सहयोगी थे महेश नारायण, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल और द सेपरेशन ऑफ बिहार। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था, इसलिए हमेशा व्यापार मंडल के हुक्मनामे के साथ भारत सरकार को आगे बढ़ाया जाता है और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है, वाइट मैन्स बर्डन है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान वाइट मैन्स बर्डन का जो स्टेटमेंट वो किसने दिया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको पता होना चाहिए फैक्ट कि संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे। 9 दिसंबर 1946 वह दिन था जब प्रथम अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में इनको अध्यक्ष चुना गया था। फिर जेबी कृपलानी ने
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था, और इनके नाम प्रस्तावित करने के पश्चात ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11 दिसंबर के बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू पर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो आपको इनके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। पहला है कि इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहा जाता है? तो देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्थान क्या है? तो जीरादेई नामक एक स्थान है सीवान जिले में। तो सीवान जिले में जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। एक संस्था थी, ध्यान रखिएगा, सम्मेलन नाम से है लेकिन ये एक संस्था थी। और बिहारी छात्र सम्मेलन की जो स्थापना है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना कॉलेज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पटना कॉलेज में किया गया था। और पटना कॉलेज में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है TRE 3 के टाइम पे कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। PRT में पूछा गया है, 17वीं BPSC में भी सेम सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन 1920 में झारखंड के पलामू डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया है BPSC में। प्रमुख नेता बिहारी छात्र सम्मेलन के श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि थे। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा का जो कह सकते हैं कि एक जो उत्थान हुआ है, जो एक राइज करके एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, तो इनको जो प्लेटफॉर्म मिला था ये था बिहारी छात्र सम्मेलन। बिहारी छात्र सम्मेलन के माध्यम से इन दोनों नेताओं ने आगे चलकर बहुत बड़े नेता बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 23वां सत्र आपको याद रखना है परीक्षा दृष्टि से। 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। इस दौरान प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की थी। TRE 2 में पूछा गया सवाल है। तो बिहारी यूथ लीग या बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में किसने की थी? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। चंपारण सत्याग्रह से पहले 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में पटना में रुके भी थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी को पहचान नहीं पाए थे, तो एक बहुत साधारण तरीके से उनका वेलकम वगैरह किया था और बहुत सिंपल सा लाइफ वो जीते थे। और आगे अब यहाँ पर बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान भी किया था और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1921 में पटना के पास एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी शुरुआत किया था। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से बिहार के किस नेता ने या स्वतंत्रता सेनानी ने राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत किया था, स्थापना किया था? नेशनल कॉलेज, इंग्लिश में हो सकता है नेशनल कॉलेज आपसे पूछ ले। तो नेशनल कॉलेज या राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। ये आपको मालूम है कि 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में जब पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दोबारा से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का सीट खाली हुआ तो दोबारा चुनाव कराना उचित नहीं समझा गया और उस हिसाब से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि चुना गया था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा ही। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 से लेकर 45 तक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी थे पहले। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 24 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक, ध्यान रखिएगा 12 वर्ष तक, 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1962 में भारत रत्न इनको दिया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बांकीपुर जेल, जो कि पटना में है, तो बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। आपको नाम याद होना चाहिए, बांकीपुर जेल। आगे बढ़ते हैं। वही बांकीपुर जहाँ पर बिहार में पहला जो है कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, खंडित भारत,
1000 बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, इंग्लिश में ही नाम आपसे सामान्यतः पूछता है, याद रखिएगा। फिर अगला है बापू के कदमों में 1954 में। तो बापू के कदमों में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, सत्याग्रह इन चंपारण। फिर इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है महात्मा गांधी इन एंड बिहार सम रेमिनेंसेस। बहुत बार टीआरई में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इंडिया डिवाइडेड याद रखिएगा, बापू के कदमों में और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, ये 3 बुक आप याद रखिएगा। तीसरा आप स्किप भी कर सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर एक पुस्तक है गांधी इन चंपारण, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद जी की है, गांधी इन चंपारण दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की पुस्तक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको और भी ध्यान रखना। फैक्ट क्या है कि 2 सितंबर 1946 को, आपको मालूम भी होगा कि 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, बनी थी। और उस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा मंत्रालय मिला था या कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो खाद्य और कृषि विभाग इनके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। 2012 में बिहार सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के 128वीं जयंती के अवसर पर देश रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। तो इसीलिए देश रत्न के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है उसका नाम ही आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा, आत्मकथा के नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। और सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले भी थे ये। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और नाम ही है पुस्तक का आत्मकथा। चलिए अब आते हैं श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, साथ में श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। 20 जुलाई 1937 याद रखिएगा, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। और ये प्रधानमंत्री या प्रीमियर के रूप में स्थापित हुए थे। तो श्री कृष्ण सिंह जी, उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था, तो उस समय पद था प्रधानमंत्री या प्रीमियर का। तो श्री कृष्ण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 20 जुलाई 1937 को। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? बिहार की पहली निर्वाचित सरकार जब आपसे पूछेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फर्क क्या है। कांग्रेस सरकार, पहली कांग्रेस सरकार श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। लेकिन इलेक्शन होने के बाद बिहार की पहली निर्वाचित सरकार बनी थी 1 अप्रैल 1937 को। इलेक्शंस हुए थे 1937 के, 1 अप्रैल 1937 को बिहार की पहली निर्वाचित सरकार बनती है। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। और लेकिन इस पार्टी जो है अल्पमत में चल रही थी, उतना ज़्यादा इनके पास मेजॉरिटी नहीं था। तो इस्तीफा हो गया इनका 19 जुलाई 1937 को। और जब 19 जुलाई 1937 का इनका इस्तीफा हुआ, तब फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी। और इस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? जब 1937 में, अप्रैल 1937 में बिहार की पहली निर्वाचित सरकार बनती है, या फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी, तो तत्कालीन गवर्नर थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जितने भी हमने गवर्नर या उपराज्यपाल से संबंधित बातें की हैं, श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का आयोजन किया था 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा आयोजित किया गया था किसान सभा का। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे 1946 से लेकर 61 तक। 1946 से लेकर 61 तक जब तक जीवित थे तब तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, 1946 में बने थे। आज़ाद भारत के तो रहेंगे ही, उस समय भी थे, उससे पहले भी 1946 से ही 1961 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में थे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर मान नहीं रहे थे, गवर्नर प्रॉब्लम कर रहे थे, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का मुद्दा था। क्योंकि कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था 1937 का प्रांतों में, तो उस समय वादा किया था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। और जब बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने, निर्वाचित सरकार ने 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया, तो उस पर बहुत दिक्कत हुआ और इसी मुद्दे पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में फिर से जो है सरकार बना लिया था गवर्नर के कहने पर। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए
गांधी जी ने श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। तो बिहार का प्रथम सत्याग्रही 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कौन थे बिहार के प्रथम सत्याग्रही? तो श्री कृष्ण सिंह को गांधी जी ने बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। बाकी उसके अलावा आप व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में आप जानते हैं कि आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तीनों आपसे बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। बिहार के पहले या बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी भी थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि स्वराज दल की एक शाखा के रूप में 1923 में किसने बनाया था या किसने स्थापित किया था? श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार में स्वराज दल की शाखा स्थापित की थी। अब आते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा जी पर। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अंतर है, बिहार केसरी जब आपसे पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, बिहार विभूति जब आपसे पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएंगे। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करें तो बिहार में इनके नेतृत्व में, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो साइमन कमीशन का जब बिहार में बहिष्कार किया जा रहा था तो उसको लीड कौन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहारी छात्र सम्मेलन के प्रमुख नेता थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के सहयोगियों में से एक थे। आपने चंपारण सत्याग्रह में भी अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम सुना है। तो आज की जो क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगला आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हम आपको एनसीईआरटी से करा रहे हैं, ये आपको आज जो है शाम को मिलेगा 4 बजे। 4 बजे तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।